जय हिंद बच्चों। आज ये हमारा तीसरा दिन है सामान्य ज्ञान का और तीसरे दिन का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है 15 क्वेश्चनों का। और उम्मीद करता हूँ कि ये 15 क्वेश्चन जो आपको डेली दिए जा रहे हैं ये आपको पसंद आ रहे होंगे और इसमें अपना सभी लोग कमेंट में उत्तर ज़रूर बताएं कि किसका स्कोर कितना आ रहा है। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है सामान्य ज्ञान का। नंबर 1, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी राजस्थान, डी कर्नाटका। इसका उत्तर बताइए आप लोग। इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर सही उत्तर होगा बी। अब मत्तनचेरी के बारे में थोड़ा जानकारी कर लें, क्या है ये। मत्तनचेरी केरल के एर्नाकुलम जिले में केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित एक पर्यटन स्थल है। मतलब एक पर्यटन स्थल है। जैन धर्म के 15वें तीर्थकर, जैन धर्म के 15वें तीर्थकर, जैन धर्म के 15वें तीर्थकर धर्मनाथ जैन। किसका? धर्मनाथ जैन का मंदिर है और यहाँ भारत का प्राचीनतम परादेशी सिनेगोग भी है स्थित है। और ये भारत का प्राचीनतम परादेशी सिनेगोग भी स्थित है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी? द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर बताइए आप लोग। इसका उत्तर होगा डी अरुंधति राय। डी अरुंधति राय। अब थोड़ा इनके बारे में जानकारी कर लें कि अरुंधति राय कौन है। अरुंधति राय ने द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक लिखी और ये एक मशहूर इंडियन लेखिका है। इंडियन भारतीय है और पश्चिम बंगाल से इनका बिलोंग करती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? शास्त्रीय, ध्यान रखिएगा, शास्त्रीय नृत्यांगना है। ए पलगट मणि अय्यर, बी मधुमती, सी सोनल मानसिंह, डी सिद्धेश्वरी देवी। इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा सी सोनल मानसिंह। इसका सही उत्तर होगा सी सोनल मानसिंह। एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक है। इनका जन्म मुंबई में, इनका जन्म बॉम्बे, जो आजकल बॉम्बे बोलते हैं, मुंबई में इनका जन्म मुंबई में हुआ था। इनके दादा एक फ्रीडम फाइटर, इनके दादा जो ग्रैंडफादर थे वो फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम स्वतंत्र मतलब कि स्वतंत्रता सेनानी थे इनके दादा। और इनके दादा का नाम था मंगलदास पाकवास। दादा का नाम मंगलदास पाकवास। और ये भारत के पहले 5 गवर्नरों में से एक थे। ध्यान रखिएगा, ये भारत के पहले फर्स्ट 5 गवर्नरों में से एक थे। ये कौन?
मंगलदास पाकवान जी। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक तरफ देश दिया है और एक तरफ उनकी करेंसी दी है, एक तरफ देश और एक तरफ उनकी करेंसी। तो आपको इसमें से ये कूट है, इसको ABCD में जो आपको सही है उसको बताइएगा। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी टका। भूटान का नगुलत्रम और भूटान का नगुलत्रम हो गया आपका, और म्यांमार का रुपया, म्यांमार का रुपया। अब बचा आपका एक देश मालदीव का क्वाड। तो इसका उत्तर होगा टका। इसका सही उत्तर होगा सी। सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए 4 हो गया। अब 4 में कितना स्कोर हुआ आपका वो जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पे अग्निवीर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब कराए जाते हैं। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जरूर शेयर जरूर करिएगा, किसी को जिसकी ज़रूरत हो इसके पास ये चीज़ चली जाए। चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सेम जैसे पहला क्वेश्चन था, अभी अगेन वही क्वेश्चन उसी तरीके का आ रहा है। एक तरफ आपका नृत्य है और चलिए ए कॉलम नारायणम पनिकर, बी शर्मिला टैगोर, सी बाल मुरली कृष्ण, डी सोनल मानसिंह। तो इसका सही उत्तर बताइए आप। ए रंगमंच, ये रंगमंच में थे। शर्मिला टैगोर जी सिनेमा से संबंधित है, प्रमुख अभिनेत्री है। बाल कृष्ण जी कर्नाटक संगीत से संबंधित है और सोनल मानसिंह नृत्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा जो आपका डी। सही उत्तर डी। डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन, फर्स्ट शिखर सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? पहले तो आप शिखर सम्मेलन के बारे में जानिए क्या है। ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जर्मनी, सी जापान, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा इसका सी जापान। सी जापान। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में उत्सर्जन के फलस्वरूप भूमंडल के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये आपका आप लोग जो देख रहे हैं आजकल कि कितने पॉल्यूशन हो रहे हैं, उसकी वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है और ग्लेशियर वगैरह जो अपने हिमखंड पिघल रहे हैं। इसी भूमंडलीय तापमान की वृद्धि खतरों पर जापान में, कहाँ पे? जापान में क्योटो शहर में, ये क्योटो शहर है, ये जापान के क्योटो शहर में 1 दिसंबर से 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर 1900
97 तक जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था इसका, जिसमें 160 देश, 160 कंट्री, 160 देशों ने भाग लिया था। भारत का प्रतिनिधि, भारत की ओर से जो प्रतिनिधि गया था वो टाटा, नोट करते रहिए आप लोग, टाटा ऊर्जा, टाटा एनर्जी तथा शोध संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर के चौधरी, डॉक्टर आर के चौधरी जी गए थे। डॉक्टर आर के चौधरी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। और अध्यक्ष, जो इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम भी नोट कर लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्षता ने राउल एस्ट्रेड ने किया था, राउल एस्ट्रेट ने किया था, राउल एस्ट्रेट ऐसे लिखा, राउल एस्ट्रेड ने किया था, ठीक। और पहला शिखर सम्मेलन इसका जापान में, पहले बता दिया था मैंने आपको। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे और चेक करते रहिए कितना कितना आपका सही हुआ है। और इस चैनल को अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। और जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको इसके आंसर क्लियर नहीं होंगे। 7वां है, भौतिक मात्रा में ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा में ऊष्मा की क्षमता की इकाई क्या है? ए वाट प्रति केल्विन, बी जूल प्रति केल्विन, सी न्यूटन प्रति केल्विन, डी पास्कल प्रति केल्विन। इसका सही उत्तर बताइए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा बी इज राइट आंसर, जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। ऊष्मीय क्षमता या ऊष्मीय क्षमता तापमान में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु में मिलाई गई या निकाली गई, ऊष्मा के अनुपात के समान एक माप योग भौतिक राशि है। ऊष्मा के एक माप योग भौतिक राशि है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली SI, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली SI में ऊष्मा क्षमता का मात्रक केल्विन प्रति जूल है, कि केल्विन प्रति जूल है। तो भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन। चलिए अब 8वां चलते हैं। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति डैश किसको प्राप्त है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या कि उसकी सजा का निलंबन या प्रतिहार करने की शक्ति किसमें प्राप्त है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, डी सुरक्षा मंत्री। इसका सही उत्तर होगा ए, सही उत्तर होगा ए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति
कैसे माफ कर सकते, किस अनुच्छेद के अनुसार माफ कर सकते, इसका ध्यान थोड़ा देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी के अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया, अगर किसी को अपराध को सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो उसकी सज़ा कम कर सकता है, माफ़ कर सकता है, या उसकी सज़ा को किसी दूसरी सज़ा में चेंज कर सकता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 61 ये केंद्र के लिए है, और ये अनुच्छेद 61 राज्यपाल के लिए। राज्यपाल भी राज्य के दोषी को ये इस तरह की सजाएं कम कर सकता है। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन। द वर्ड्स आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई? द वर्ड्स आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा ली गई? ये क्वेश्चन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन का आंसर था, अगर आप लोग देखे होंगे तो उसका याद होगा आप लोगों को। इसका उत्तर होगा बी रस्किन बॉन्ड। बी रस्किन बॉन्ड। अब बी रस्किन बॉन्ड क्यों है इसका देखिए। बी रस्किन बॉन्ड जो है, इसका उत्तर है रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा के एक विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक है, इंडियन राइटर, विश्व प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं ये। इनका जन्म 19 मई 1934, इनका जन्म 19 मई में 1934 को हिमाचल में हुआ था। हिमाचल के कसौली नामक फौजी अस्पताल में हुआ था, ध्यान रखिएगा इसका, मिलिट्री हॉस्पिटल। इन्होंने कई पुस्तकों का लेखन किया और 1999 में भारत सरकार ने इन्हें साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री, इनको पद्मश्री मिला है। पद्मश्री, साहित्य के क्षेत्र में इनको पद्मश्री भी मिला है। और द वर्ड्स आउटसाइड माई विंडो रस्किन बॉन्ड जी ने लिखी थी। ये इसका सही उत्तर होगा रस्किन बॉन्ड, बी। 10वां, भारत के शहरों में सेलम इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, सेलम इंडिया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। भारत के शहरों में सेलम इंडिया का महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ए जर्मनी द्वारा, बी फ्रांस द्वारा, सी नेपाल द्वारा, डी इजराइल द्वारा। सही उत्तर दीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा डी इजराइल द्वारा। सेलम इंडिया का जो फेस्टिवल होता है वो डी इजराइल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इजराइल द्वारा। अब 11वां चलते हैं। निम्नलिखित दरों में से कौन सा उत्तराखंड में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ए जिलेपा, बी लिपुलेख, सी नाथुला, डी सिपकी। इसका सही उत्तर दीजिए आप। इसका सही उत्तर होगा बी लिपुलेख। बी लिपुलेख इसका सही उत्तर होगा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में प्रमुख दर्रे और भी हैं। ये नंबर 1 थांगला, दूसरा है मुलिंग, तीसरा है लामाना, नीति तुंजुन, बालचा। ये उत्तराखंड में दर्रे हैं। इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग।
अब चलते हैं 12वां क्वेश्चन। महात्मा गांधी सेतु स्थित है कहाँ पे? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। आज आपने क्लास में ये पढ़ाया गया था क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा बी बिहार। बी बिहार इसका सही उत्तर है। महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य के पटना शहर में है। ये पटना में, पटना में है। यह भारत में सबसे लंबा सड़क पुल है। सबसे लंबा सड़क पुल है। तो महात्मा गांधी सेतु स्थित कहाँ है? बिहार में। इसका आंसर होगा बिहार। अब 13वां क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ए मोहिनीअट्टम, बी ओडिसी, सी कथकली, डी मणिपुरी। इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा सी कथकली। सी कथकली। सी कथकली। कथकली केरल का एक प्रसिद्ध केरल का है ये, केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जो केवल पुरुष कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नृत्य की कथा वस्तु अधिकांशतः महाकाव्यों से, ये जो भी नृत्य है ये महाकाव्य से लिए गए हैं और पौराणिक मतलब पुराने जो ग्रंथ हैं हमारे उन पे आधारित होता है। पुराने जो ग्रंथ होते हैं उस पे ये आधारित होता है। कथकली का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ है जो है इसका, मतलब कि शब्द में जिसका शाब्दिक अर्थ बोलते हैं जिसको, शाब्दिक अर्थ है इसका कथकली का किसी घटना पर आधारित नाटक। शाब्दिक अर्थ है किसी घटना पर आधारित नाटक। कथकली का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी घटना पर आधारित नाटक। किसी घटना पर आधारित नाटक। 14वां चलते हैं। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ, मोस्ट बेनिफिशियल लाभ मिलता है किसको? ए गुजरात को, बी उड़ीसा को, सी मध्य प्रदेश को, डी राजस्थान को। इसका सही उत्तर बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ए गुजरात को। ए गुजरात को। सरदार सरोवर परियोजना से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र को लाभ मिलता है, जबकि सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलता है। सर्वाधिक लाभ गुजरात को मिलता है क्योंकि सरदार सरोवर का निर्माण गुजरात के भरूच में बना ही है। गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर 138 मीटर 138 मीटर ऊंचा है। ये 138 मीटर ऊंचा बनाया गया है। और आज का ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15वां क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? ए महासभा, बी महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से, सी महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग, डी वकीलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ। बताइए।
फिर से सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? ए महासभा, बी महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से, सी महासभा तथा सुरक्षा परिषद अलग अलग, डी वकीलों के अंतर्राष्ट्रीय संघ से। सही उत्तर बताइए इसका। इसका सही उत्तर होगा आपका बी। बी इज करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन महासभा तथा सुरक्षा परिषद, महासभा और सुरक्षा परिषद, महासभा और सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से निर्वाचित करता है। तो ये आज हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के समाप्त होते हैं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।